नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर अभी तक की कुछ खास खबरों पर डाल लेते हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश मारपीट मामले में सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बरी। सीएम बोले सत्यमेव जयते। सीएम केजरीवाल ने शुरू की फेसलेस सर्विस, अब घर बैठे ले सकेंगे परिवहन विभाग की 33 सुविधाएं। दिल्ली के बिंदापुर स्थित ऑफिस में फायरिंग कर दिन दहाड़े लूट की कोशिश, मामले का खुलासा, नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार। गाजियाबाद में साइबर सेल के हत्थे चढ़े 4 आरोपी, फर्जी आधार कार्ड बनवाकर लगाया लाखों का चूना। और कोरोना को लेकर दिल्ली में कलर कोटेड प्लान लागू, 4 तरह के अलर्ट पर रहेगा शहर। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित 9 लोगों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया व अन्य 9 विधायकों को बरी कर दिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, सत्यमेव जयते। मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हां, दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 9 अन्य एमएलए को आरोप मुक्त करते हुए बरी कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान, प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। इन दोनों को मुकदमे का सामना अभी करना होगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे सत्य की जीत बताया, तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सत्य की जीत का दिन है। दिल्ली की माननीय अदालत ने आज दिल्ली के लोकप्रिय, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि तथाकथित सीएस असॉल्ट केस में उन्होंने साजिश रची थी। आज माननीय अदालत ने कह दिया कि ये सारे आरोप झूठे थे, ये सारे आरोप बेबुनियाद थे और अरविंद केजरीवाल जी को आज माननीय अदालत ने तथाकथित फर्जी सीएस असॉल्ट केस में पूरी तरह से बरी कर दिया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये झूठे हैं, ये मनगढ़ंत हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ में। पहले दिन से हम इस बात को बार बार दोहरा रहे थे और आज अदालत में ये साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को नाकाम बनाने के लिए। और यह षड्यंत्र रचा गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के इशारे पर। उनके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मारपीट का एक झूठा मुकदमा दर्ज किया, पूरी तरह से झूठा मुकदमा दर्ज किया। और उसके बाद में उनके घर पे छापे मारे गए, उनके दफ्तर पे छापे मारे गए। ये मुकदमा कितना झूठा था आज माननीय अदालत ने इसको साबित कर दिया। ये मुकदमा इतना झूठा था कि इस मामले में आज अदालत ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आरोप तय करने से भी मना कर दिया। जैसा मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने के लिए, उनकी चुनी हुई सरकार को कमजोर करने के लिए। पूरी तरह से झूठ और षड्यंत्र का एक ऐसा ताना बाना रचा गया कि एक चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हमला हुआ, अरविंद केजरीवाल जी ने उसकी साजिश रची। हम सब जानते हैं कि आज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी सबसे लोकप्रिय चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनसे घबराती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की इस घबराहट की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ये षड्यंत्र रचवाया
उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर करवाई मारपीट के मामले में, उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर करवाई षड्यंत्र रचने के मामले में, और पूरा का जो पूरा सिस्टम है केंद्र सरकार का उसको इस्तेमाल किया गया, दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया गया, केंद्र सरकार का पूरा सिस्टम अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और उनकी चुनी हुई सरकार के खिलाफ लगा। हम जानते हैं कि और हम सब ने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी के घर पे छापे मारे गए थे, उनके दफ्तर पे छापे मारे गए थे, उनके बेडरूम में पुलिस घुसाई थी। आजाद हिंदुस्तान का शायद ये पहला वाकया होगा कि किसी चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ इस तरह से आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया। और आजाद हिंदुस्तान का शायद आज क्योंकि कोर्ट में साबित हो गया तो अब कहना चाहिए ये बात कि आजाद हिंदुस्तान का शायद ये पहला ऐसा वाकया होगा जहां एक चुने हुए प्रधानमंत्री ने चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची, उनको इस तरह से एक षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की, उनकी चुनी हुई सरकार को डिरेल करने की कोशिश की गई, दिल्ली सरकार के अधिकारियों को विवश किया गया कि वो काम ना करें, दिल्ली की चुनी हुई सरकार से लड़ें। 6 महीने तक दिल्ली की जनता का कामकाज ठप रखा गया। इतने बड़े साजिश के तहत पूरे तंत्र को इस्तेमाल करके पुलिस से एक फर्जी एफआईआर करा के ये सब किया गया। इसलिए आज मैंने कहा कि ये सत्यमेव जयते का दिन है, ये न्याय की जीत का दिन है। आज सच सच होता है, सच सामने आया। आज अदालत ने सारे आरोपों से बरी कर दिया इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी को। मैं यहां आज ये भी कहना चाहूंगा न्यायपालिका के प्रति आभार और सम्मान प्रकट करते हुए कि इस फैसले से, आज के इस फैसले से लोगों का न्यायपालिका में विश्वास और बढ़ गया है। आज जिस तरह से न्यायपालिका ने कहा कि ये सारे आरोप झूठे थे, इस फैसले के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से और उनको चुनने वाली दिल्ली की जनता से आज माफी मांगनी चाहिए। उनको यह सोचना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि क्यों वो 24 घंटे विपक्षी पार्टियों की जासूसी कराने में लगे रहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे कराने में लगे रहते हैं, उनकी सरकारों को गिराने में लगे रहते हैं। आपको दिल्ली की, देश की जनता ने मैंडेट दिया है, आप देश के लिए काम करके दिखाइए ना। आप अपनी सरकार चलाइए, जो विपक्ष की चुनी हुई सरकारें उनको चलने दीजिए। जनता ने दोनों को चुना है। आप क्यों इस तरह से षड्यंत्र करते हैं चुनी हुई सरकारों के खिलाफ में? और आपके क्योंकि आप उसमें बिजी रहते हैं, आप षड्यंत्रों में बिजी रहते हैं, आप विपक्ष की जासूसी कराने में बिजी रहते हैं, आप पूरे के पूरे तंत्र को, विपक्ष की सरकारों को गिराने में, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाए जाने में लगाए रखते हैं। और उसकी वजह से आज तंत्र इतना बुरी तरह से फेल हो गया कि कोरोना में आपने देखा कि देश का कितना बुरा हाल हो गया। मैं अंत में न्यायपालिका के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करते हुए, आभार प्रकट करते हुए और उन तमाम वकीलों का आभार प्रकट करते हुए जिन्होंने इस मामले के सभी तथ्यों को, सच को अदालत के सामने रखा, मैं प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के षड्यंत्र रचवाना, इस तरह चुनी हुई सरकारों को कमजोर करना, चुनी हुई सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र रचना शोभा नहीं देता। आप देश की समस्याओं पर काम कीजिए। चुनी हुई सरकारें चाहे विपक्ष की भी हों, आपके साथ खड़ी होंगी, लेकिन आप विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को अगर कमजोर करने का षड्यंत्र करेंगे तो इससे देश कमजोर होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पे ध्यान देंगे और अपनी सरकार को भी उस काम में लगाएंगे जिसके लिए आपकी सरकार को चुना गया है, देश की बाकी सरकारों को भी उस काम को करने देंगे जिसके लिए लोगों ने उनको चुना है। इस तरह के षड्यंत्रों से बचाएंगे। धन्यवाद। बता दें 19 फरवरी 2018 की देर रात अंशु प्रकाश एक बैठक में सीएम केजरीवाल के आवास पर गए थे। अंशु प्रकाश 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, साथ ही दिल्ली सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव भी थे। बैठक के बाद अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल के सामने ही कई एमएलओ ने उनके साथ मारपीट की। केस में दाखिल चार्जशीट में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 13 विधायकों को आरोपी बनाया गया था। इसके साथ ही मारपीट के आरोप में आपके 2 विधायक प्रकाश जरवाल और अमानतुल्ला खान जेल भी गए थे, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया था। अब इस मामले में फैसला आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली के अंदर अब ट्रांसपोर्ट दफ्तर जाने की आपको जरूरत नहीं है। जी हां, राजधानी दिल्ली के अंदर पहली बार फेसलेस सर्विस शुरू हो गई है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम के तहत अब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े 33 बड़े काम आप घर बैठे ही करवा सकते हैं।
इन कामों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना भी शामिल है। कौन कौन से 33 काम होंगे जो आपकी जिंदगी में अहम रोल अदा करते हैं और कैसे आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री कैलाश गहलोत जी, दिल्ली के मुख्य सचिव श्री विजय देव जी, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट श्री आशीष कुंद्रा जी, स्पेशल कमिश्नर्स, दिल्ली सरकार के अधिकारीगण, सभी मीडिया के साथी और सभी भाइयों बहनों, आज दिल्ली सरकार के लिए स्पेशली एक बहुत अच्छा दिन है। ये अभी हम दूसरा क्रांतिकारी कदम शुरू करने जा रहे हैं। आज सुबह सुबह 10:30 बजे हम लोगों ने दिल्ली के शिक्षा विभाग ने, अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है एक एजुकेशन का, जिसके साथ करार करने के लिए स्कूल्स और सरकारें जो है वो बहुत ज़्यादा लालायित रहती हैं, उनके साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है, जिसके बारे में मैं आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। बहुत ऐतिहासिक कदम है और अब हम लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ये फेसलेस सर्विसेज का शुभारंभ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। एक ज़माना था जब अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लाइसेंस बनवाना होता था तो घर के अंदर बड़ी टेंशन होती थी कि अब क्या करें, किसको पकड़ें, किससे सिफारिश करवाएं, किस दलाल को पकड़ें। छुट्टी लेनी पड़ती थी, एक बार जाते थे, लाइन में लगते थे, फिर कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता था, फिर दूसरी बार लाइन में लगते थे, फिर तीसरी चौथी बार आदमी सोचता था यार किसी दलाल को ही पकड़ लो। फिर आदमी दलाल को पकड़ता था, बड़ा मुश्किल था काम करवाना। 2015 के पहले का वो सिनेरियो था। अभी जो आपने तस्वीरों में देखा कि लंबी लंबी लाइनें, खचाखच भरे हुए हैं, पसीने में लथपथ हैं। फिर 2015 में एक आम आदमी पार्टी की सरकार आई। जैसा अभी आपको पूरी यात्रा दिखाई गई, 2015 में कुछ कुछ छोटे छोटे रिफॉर्म्स किए। 2018 में एक बड़ा रिफॉर्म किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। उसमें इतना किया कि डिपार्टमेंट तो ऐसा ही रहा, एमएलओ भी थे, आरटीओ भी थे, दफ्तर भी थे, फाइलें भी थी, सब कुछ था। पर इतना कर दिया भाई अब आपको दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, 1076 पे फोन करो, हमारा एजेंट आपके घर पे आएगा, वो आपके सारे कागज ले जाएगा, आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लेगा, आपसे फीस ले जाएगा और आरटीओ या एमएलओ के दफ्तर आके आपका काम करा के आपके घर पे आपका लाइसेंस दे जाएगा। वो भी एक बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम था जो दिल्ली के अन्य विभागों में लगभग 150 से ज़्यादा सर्विसेज इस टाइम दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पे चल रही हैं। आज जो किया है हम लोगों ने, ये एक तरह से जब हम कहते हैं 21वीं सदी का भारत, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आज जो कर रहे हैं, अब दफ्तर नहीं बचे, दफ्तर खत्म, फाइलें नहीं बची, फाइलें खत्म। अब 1076 वाला आपके घर आके आपसे कोई कागज वागज नहीं लेके जाएगा। अब आप अपने घर बैठे कंप्यूटर खोल के और आप सारे काम करा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग के सारे काम आप करा सकते हैं, कोई कागज नहीं, कोई फाइलें नहीं, कोई लाइनें नहीं। अब आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको बिचौलिए पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कंप्यूटर पे जाके अपना काम करा सकते हैं। आप लोग अमेरिका जाते हैं,
जब वापस लौट के आते हैं तो आप वापस आके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को क्या कहते हैं, यार वहाँ तो सारे काम ना कंप्यूटर पे बैठ के सब घर बैठे हो जाते हैं, पता नहीं अपने भारत में ऐसा कैसे होगा। अब आप जब अमेरिका जाएं तो बोल देना हमारे भारत में भी ये शुरू हो गया सिस्टम, ये वाला चालू हो गया सिस्टम, दिल्ली में चालू हो गया और अब पूरे भारत देश में भी होगा। अब घर बैठे कंप्यूटर के ऊपर ये सारे काम हो जाया करेंगे। जैसा भी बताया गया, केवल 2 चीज़ हैं जिसके लिए आपको विभाग में आना पड़ेगा। पहली चीज़, अगर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, अप्लाई कर दो, सब कुछ कर दो, फीस भर दो, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आप आके अपना ड्राइविंग टेस्ट वहाँ जाके दे सकते हैं। और दूसरा, अपनी गाड़ी की फिटनेस चेक करानी है तो गाड़ी लेके तो आनी पड़ेगी आपको। बस ये 2 चीज़ों के अलावा अब आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आने की ज़रूरत नहीं है। और इसी डायरेक्शन में, जैसे अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सारे विभागों के अंदर ये एक्सरसाइज चल रही है, ट्रांसपोर्ट विभाग से शुरू हुआ ये काम, अब सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर सब कुछ ऑनलाइन कर दिया जाएगा, सब कुछ फेसलेस कर दिया जाएगा। सो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। ये तभी संभव था जब एक अच्छी नीयत वाली सरकार यहाँ बैठी है। पहले कहा करते थे, सुना करते थे, असलियत क्या थी पता नहीं, पर कहते थे कि जो वो दलाल का पैसा है ना वो ऊपर तक पहुँचता है। अब पता नहीं पहुँचता था कि नहीं पहुँचता था, लेकिन अब ऊपर तक नहीं पहुँचता है। अब ये जितने बैठे हैं ना ये पैसे नहीं खाते, और जब ये पैसे नहीं खाते तो फिर पैसे दलालों की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिस्टम ऐसा बनाना चाहते हैं कि बिना दलालों के, बिना रिश्वतखोरी के सिस्टम काम कर सके। दिल्ली के बिंदापुर थाना इलाके में 5 अगस्त को एक ऑफिस में लूट की वारदात की कोशिश की गई, हालांकि ये कोशिश विफल रही। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में से एक अभियुक्त नाबालिग है। आइए आपको सुनवाते हैं दिल्ली पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए और क्या कुछ कहा। राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है। दरअसल दिल्ली के बिंदापुर थाना इलाके में 5 अगस्त को एक ऑफिस में लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। इस मामले का खुलासा करते हुए एसटीएफ की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है, जिसके खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्या है पूरा मामला, चलिए सुनवाते हैं डीसीपी की जुबानी। वर्का जिले के स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने बिंदापुर थाने का अटेम्प्ट टू मर्डर का एक ब्लाइंड केस है सुलझा लिया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा कि एक वर्कर जो कि पहले वहाँ काम करता था, उसने इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पर 2-2.5 लाख रुपए मिल सकते हैं। सब्सिक्वेंटली जो इन्फॉर्मेट था ये CCL है, इसको अपहरण कर लिया गया है। और 2 जो मेन अक्यूज हैं, देवा सन ऑफ नरेश कुमार और सागर LS सचिन, इनको दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। और जो इनका 4th एसोसिएट है राहुल, इसको पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है और वेपन की रिकवरी के लिए भी धरपकड़ की जा रही है। डीसीपी संतोष मीना ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान देवा और सागर के रूप में हुई है। ये दोनों बिंदापुर और सेवक बिहार के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा उत्तम नगर इलाके का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार अब इस मामले में चौथे फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग बड़े ही शातिराना तरीके से बैंकों को चूना लगाने का काम करते थे। क्या था इनका ठगी का स्टाइल और कैसे पुलिस इन 4 लोगों तक पहुंची, उसी को लेकर देखें खास रिपोर्ट। यूपी के गाजियाबाद में साइबर क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन यहाँ किसी न किसी के साथ ठगी होती रहती है। अब गाजियाबाद के थाना मधुबन बापूधाम साइबर पुलिस ने 15 लाख से अधिक की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपियों ने बताया कि इंटरनेट के माध्यम से आधार कार्ड की फर्जी आईडी बनाई जाती थी। इसके बाद उसी आधार कार्ड पर मोबाइल सिम इश्यू कराकर फर्जी आईडी के जरिए बैंकों से ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड बनवा लेते थे। इसके बाद क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, जन सेवा केंद्र से नगद रुपए निकलवा लेते थे और अपने महंगे शौक पूरा करते थे।
इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। गाजियाबाद के साइबर सेल में कंप्लेंट आई थी लगभग 16 जुलाई को कि गौरव गुप्ता नाम के मधुबन बापू धाम के एक व्यक्ति हैं जिनके अकाउंट से लगभग 15,56,000 का फ्रॉड हो गया है। इसमें जांच करने के उपरांत मधुबन बापू धाम में एक मुकदमा लिखा गया था। उस मुकदमे की जांच के और विवेचना के फलस्वरूप हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा है, जिनका नाम भानु शर्मा, त्रिलोक शर्मा, विपिन राठौर और दीपक है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था, ये इस वाले पर्टिकुलर केस में गौरव गुप्ता जी ने अपना जो इंटरनेट बैंकिंग का मोबाइल नंबर था, इन्होंने अपना ये इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, जिसके फलस्वरूप ये जो नंबर था ये विपिन राठौर को अलॉट हो गया था। इसके अलॉट होने के बाद दीपक नाम के व्यक्ति ने इनका वेबसाइट से आधार लोड करके उस पर फ़ोटो लगा के विपिन की इंटरनेट बैंकिंग दोबारा से बैंक ऑफ बड़ौदा की चालू करवा के इनके 15,56,000 रुपये से लगभग इन्होंने काफ़ी पैसे की शॉपिंग कर ली। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। साथ ही पुलिस ने हिदायत दी है कि अगर आपका नंबर इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ा है तो उसे बंद ना करें। अगर आप नंबर बंद करते हैं तो फौरन दूसरा नंबर अपने बैंक जाकर इंटरनेट बैंकिंग से कनेक्ट करा लें, अन्यथा आपके साथ भी ठगी हो सकती है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया है। ये प्लान बड़े ही सुनियोजित तरीके से कोरोना के मामले बढ़ने के बाद काम करेगा और इससे दिल्ली एनसीआर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों को इसे बचाने के लिए पुरजोर कोशिश भी की जाएगी। क्या है ग्रेड प्लान और कैसे कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे से पहले ये प्लान एक्टिव हो जाएगा, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप लागू किया है। डीडीएमए ने एक आदेश में कहा कि दिल्ली में कोविड-19 महामारी की वजह से किसी भी गतिविधि पर पाबंदी या छूट अब से ग्रैप के तय मापदंडों के आधार पर लागू की जाएगी। डीडीएमए ने सभी जिला प्रशासनों को निर्देश दिया कि जीआरएपी सिफारिशें तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी गतिविधि के लिए प्रतिबंध या छूट तय करेगा। ग्रैप 3 मापदंडों पर निर्भर करता है। इसमें पॉजिटिविटी रेट, कोविड-19 के नए पॉजिटिव मामले और दिल्ली में भरे हुए ऑक्सीजन बेडों के औसत शामिल हैं। इसमें पीला, अंबर, नारंगी व लाल के अलर्ट और उनके जरूरी मापदंडों की सिफारिश की गई है। क्या है येलो अलर्ट? येलो अलर्ट तब जारी किया जाएगा जब लगातार 2 दिनों तक संक्रमण दर 0.5 तक पहुंचने, रोजाना नए मामले 1500 तक जाने और 500 तक ऑक्सीजन युक्त बेड भर जाएं। इसके बाद इस इलाके में कंस्ट्रक्शन, निर्माण गतिविधियों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा गैर जरूरी सामान और सेवाओं की दुकानें और प्रतिष्ठान और मॉल ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। 50% वेंडर के साथ प्रति जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार को खोलने की अनुमति होगी। अंबर में क्या क्या खुलेगा? अंबर अलर्ट तब लागू होगा जब संक्रमण दर 1% हो, नए मामले 3500 तक पहुंच जाएं और 700 तक ऑक्सीजन युक्त बेड भर जाएं। अंबर अलर्ट के दौरान निर्माण, विनिर्माण गतिविधियों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति होगी। अंबर अलर्ट के दौरान गैर जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें और मॉल ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। 50% वेंडर के साथ प्रति जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार को खोलने की अनुमति होगी। ऑरेंज अलर्ट में क्या क्या बंद? ऑरेंज अलर्ट तब लागू होगा जब संक्रमण दर 2% को पार कर जाए, नए मामले 9000 तक चले जाएं और 1000 तक ऑक्सीजन युक्त बेड भर जाए। इसके बाद ऑन साइट मजदूरों के साथ निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी, जबकि आवश्यक वस्तुओं और रक्षा उत्पादन से संबंधित को छोड़कर औद्योगिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाएगा।
मॉल और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे और केवल स्टैंड अलोन गैर जरूरी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं। खतरनाक है रेड अलर्ट। ये तब लागू होगा जब संक्रमण दर 5% से अधिक हो जाए, नए मामले 16,000 हो जाएं और 3,000 तक ऑक्सीजन युक्त बेड भर जाए। इस दौरान ऑन साइट मजदूरों के साथ निर्माण गतिविधियों, आवश्यक वस्तुओं के औद्योगिक निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संबंधी प्रस्तुतियों की अनुमति होगी, जबकि मॉल और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। स्टैंड अलोन गैर जरूरी दुकानें खुल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।